सोचिए, अगर 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके एक प्राचीन और शक्तिशाली जानवर को आज दोबारा जिंदा कर दिया जाए तो दुनिया में कैसी हलचल मच जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो सपने जैसा लगता है लेकिन असली दुनिया में हो रहा है। डायर वॉल्फ, वही डायर वॉल्फ जो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे शोज की वजह से दुनिया भर में पॉपुलर हुआ था, आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से एक बार फिर जीवित किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये असली डायर वॉल्फ है या सिर्फ एक एडवांस्ड ग्रे वॉल्फ, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हमें एक्सटिंक्ट हो चुके प्रजातियों को वापस लाना भी चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है एक एम्बिशियस कंपनी से, कोलोजल बायोसाइंसेस। 2021 में बेन लैम और जॉर्ज चर्च ने मिलकर इस कंपनी को बनाया। उनका सपना था एक्सटिंक्ट हो चुकी प्रजातियों को मॉडर्न साइंस के माध्यम से वापस लाना। वूली मैमोथ, डोडो बर्ड और टस्मेनियन टाइगर जैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज को डी एक्सटिंक्ट करना इनके बड़े सपनों में था। लेकिन जब इमीडिएट सक्सेस चाहिए था तो इन्होंने एक ऐसी प्रजाति को चुना जो पॉपुलर भी थी और साइंटिफिक तौर पर रिलेटिवली फिजिबल भी थी, डायर वॉल्फ। लेकिन जब एक प्रजाति हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई हो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका डीएनए ढूंढना। साइंटिस्ट ने फोसिल्स का सहारा लिया। ओहायो के शेरिडन केव से मिला एक 13,000 साल पुराना दांत और आइडाहो के अमेरिकन फॉल्स रिजर्व से मिला एक 70,000 साल पुराना स्कल। इन फोसिल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतने पुराने फॉसिल्स में डीएनए फ्रेगमेंटेड होता है, पूरा जीनोम इंटैक्ट नहीं मिलता। तो स्ट्रेटजी ये बनाई गई कि डायर वॉल्फ के बचे कुचे डीएनए को ग्रे वॉल्फ के जीनोम के साथ कंपेयर किया जाए। पता चला कि ग्रे वॉल्फ और डायर वॉल्फ का डीएनए 99.5% तक सिमिलर है, यानी बस कुछ की डिफरेंसेस हैं जो दोनों को अलग बनाते हैं। इन डिफरेंसेस को टारगेट करते हुए साइंटिस्ट ने 14 स्पेसिफिक जीन्स को आइडेंटिफाई किया जो डायर वॉल्फ के खास एट्रीब्यूट्स कंट्रोल करते थे, जैसे उनका बड़ा साइज, मोटा और लाइट कलर का फर और पावरफुल जॉस। क्रिस्प Cas9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। इससे डीएनए को एक सर्जिकल प्रिसाइशन के साथ कट और मॉडिफाई किया जा सकता है। ग्रे वॉल्फ के सेल्स लिए गए और 14 जीन्स में 20 जेनेटिक एडिट्स किए गए। फिर इन जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स के न्यूक्ली को डॉग्स के एग सेल्स में ट्रांसफर किया गया। एम्ब्रियोज डेवलप किए गए और उन्हें सरोगेटेड डॉग्स में इम्प्लांट किया गया। 45 एम्ब्रियोज में से सिर्फ 2 सक्सेसफुल रहे और फिर 1 अक्टूबर 2024 को सी सेक्शन सर्जरी के थ्रू रोमुलस और रेमस नाम के 2 जेनेटिकली इंजीनियर डायर वॉल्फ पप्स पैदा हुए। थोड़ा समय बाद खलीसी नाम का एक फीमेल पप भी जन्म हुआ। ये तीनों एक नए युग का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां एक्सटिंक्ट प्रजातियों का शेडो जेनेटिक इंजीनियरिंग से वापस लाया जा रहा है। अब जब ये पप्स पैदा हुए, मीडिया में तहलका मच गया। हेडलाइंस आई, डायर वॉल्फ वापस, गेम ऑफ थ्रोन के वॉल्व्स अब जिंदा हैं। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का रिएक्शन थोड़ा ठंडा था। साइंटिस्ट का कहना था कि ये असली डायर वॉल्व्स नहीं है, सिर्फ कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हम किसी एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस नहीं ला सकते। पूरा जीनोम मैच करना पड़ता है और एनवायरमेंटल अपब्रिंगिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बिहेवियर। रोमुलस, रेमस और खलीसी का बिहेवियर एक नॉर्मल डॉग जैसा था, थोड़ा शाई, थोड़ा प्लेफुल और काफी डोमेस्टिकेटेड इंस्टिंक्ट्स। डायर वॉल्व्स जो प्राचीन समय में बड़े और डेंजरस प्रेडेटर्स थे, उनका नेचुरल हंटिंग बिहेवियर इन पप्स में नहीं था, क्योंकि जीन्स के अलावा अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट भी एक एनिमल के बिहेवियर को शेप करता है। इसके अलावा एक एथिकल डिबेट भी शुरू हुई। जब हम एक एक्सटिंक्ट प्रजाति को वापस लाते हैं तो क्या हम प्रकृति के नेचुरल बैलेंस को तोड़ रहे हैं? डायर वॉल्व्स 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए थे। उनका इकोसिस्टम आज के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग था। उनके प्रे एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर हम इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड वॉल्व्स को वाइल्ड में छोड़ते हैं तो क्या ये एग्जिस्टिंग वॉल्व्स और प्रेडेटर्स के साथ फूड के लिए कम्पीट नहीं करेंगे? क्या इकोसिस्टम फिर से इम्बैलेंस नहीं होगा? और सबसे बड़ा कंसर्न, जब ये प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होते हैं तो उनका प्राइमरी मोटिवेशन कंजर्वेशन नहीं बल्कि प्रॉफिट होता है। कोलोजल बायोसाइंसेस ने क्लियर किया कि ये पप्स किसी नेचुरल रिजर्व में नहीं बल्कि प्राइवेट सिक्योर प्रिजर्व्स में रखे जाएंगे और सिर्फ सिलेक्टेड बिलियनियर्स को ये एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्हें देखने की। यानी साइंस का यूज कंजर्वेशन के लिए नहीं, एक एक्सोटिक एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। एक और एस्पेक्ट है जिसका डिस्कशन कम होता है कि अगर हम एक्सटिंक्ट होने वाली प्रजातियों को वापस ला सकते हैं तो क्या लोग आज के एंडेंजर्ड स्पीसीज को इग्नोर करना शुरू नहीं कर देंगे? क्या लोग सोचेंगे कि अगर कोई प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई तो कोई बात नहीं, बाद में जीन एडिटिंग से
वापस ले आएंगे। ये सोच हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए डेंजरस हो सकती है। आज भी दुनिया में 1 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्शन के डेंजर में है। नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस जैसे स्पीसीज में सिर्फ 2 फीमेल्स बची हैं। ओरंगुटन, एमर लेपर्ड्स, वकीटा डॉल्फिन्स सब एक्सटिंक्शन के एज पर हैं। क्या हम अपना ध्यान इन लिविंग स्पीसीज को बचाने में लगाएं या बिलियन डॉलर्स लगाकर एक्सटिंक्ट हो चुकी प्रजातियों को वापस लाने की कोशिश करते रहें? साइंस हमेशा मार्वल्स क्रिएट करता है, लेकिन असली विजडम ये डिसाइड करने में है कि हम उस साइंस का यूज कैसे करते हैं। क्या हम एक्सटिंक्ट डायरवॉल्व्स को वापस लाकर अपनी क्यूरियोसिटी और एंटरटेनमेंट की भूख मिटा रहे हैं, या सच में प्रकृति की बैलेंस को समझकर उसका सम्मान कर रहे हैं? रोमुलस, रेमस और खलीसी आज जिंदा हैं, पर वो असली डायरवॉल्व्स नहीं हैं। वो एक नए युग के प्रतिनिधि हैं, जहां इंसान प्रकृति के रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और नए सवाल खड़े कर रहा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये शुरुआत है एक नए युग की, जहां हर नए ब्रेक थ्रू के साथ नए एथिकल और इकोलॉजिकल क्वेश्चंस उठेंगे और जवाब हमें ही ढूंढने होंगे। इसलिए दोस्तों, जब भी हम एक्सटिंक्ट प्रजातियों को वापस लाने की खबर पड़े तो सिर्फ एक्साइटमेंट में ना आए, सवाल करें, सोच समझकर फैसला करें, क्योंकि प्रकृति का असली ब्यूटी उसके ओरिजिनल बैलेंस में ही छुपा है।